हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स अड्डा विद दिव्या। आज की इस वीडियो में हमने कुछ और एमसीक्यूज करने हैं जो कि आपको मदद करेंगे आपके एमकॉम के एंट्रेंस के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कंपनी लॉ से रिलेटेड है, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो विच न्यू टाइप ऑफ कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013? आपको पता है पहले 1956 का एक्ट चल रहा था, कंपनीज एक्ट 1956 चल रहा था, और उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो न्यू टाइप ऑफ कंपनी कौन सी इंट्रोड्यूस की गई कंपनीज एक्ट 2013 में? 1% कंपनी, एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी या ऑल ऑफ द अबव? तो सभी है। 1% कंपनी भी आया, एसोसिएट कंपनी भी आया, स्मॉल कंपनी भी आया। तो इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव इज योर आंसर। पर आपको आंसर तो पता चल गया, बट इसके साथ साथ हमें ये भी देख लेते हैं कि ये सारी कंपनीज होती क्या है। थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए ना। तो 1% कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड स्मॉल कंपनी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं स्मॉल कंपनी के बारे में कि स्मॉल कंपनी क्या होती है। देखो, स्मॉल कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी होगी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल, और आपको पता ही होगा कि पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है। आप जितना आप, जैसे कि कंपनी का ऐसे स्ट्रक्चर चलता है कि पहले आपके पास कुछ ऑथराइज कैपिटल होती है। ऑथराइज कैपिटल के बाद मतलब कि जो आपको लिमिट सेट की गई है कि आप इतनी कैपिटल जो है रेज कर सकते हैं। ऑथराइज कैपिटल के बाद आप उसमें से इशूड करते हो, जितनी आपको करेंटली रिक्वायर्ड होती है आप उसे इशूड कर देते हो। फिर लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं आपकी शेयर कैपिटल को, तो वो सब्सक्राइब्ड कर लेते हैं। सब्सक्राइब किया तो आप कंपनी जो है वो कुछ कोल्ड अप करती है कि इतना ही अभी हम मंगा रहे हैं, बाकी के हम बाद में मंगा लेंगे। तो कोल्ड अप होता है, और कोल्ड अप के बाद वो क्या करते हैं, उस कोल्ड अप में जितना उन्होंने पेड अप कर दिया होता है, मतलब कि कितने पैसे उन्होंने दे दिए होते हैं। तो कुछ हो सकता है कि वो अभी नहीं दे रहे हैं, बट कुछ टाइम के बाद दे देंगे। तो कितना उन्होंने पेड अप कर दिया है उसे हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो स्मॉल कंपनी की अगर पेड अप शेयर कैपिटल आपकी है 50 लाख, देखो मैक्स टू मैक्स 50 लाख का लिमिट रखा, ठीक है, कि अगर 50 लाख है और साथ में ये कहा गया कि 50 लाख तक तो हम कह रहे हैं कि इतना हो सकता है, और लॉ के अंदर, ये कंपनीज एक्ट के अंदर ये कहा गया कि पेड अप शेयर कैपिटल मैक्स टू मैक्स और कहाँ तक पहुंच सकता है। मैक्स टू मैक्स अगर लॉ में चेंजेस किए गए तो वो कहाँ तक पहुंचा सकता है, उसे 10 करोड़ तक पहुंचा सकता है। मीन्स 50 लाख तो करंटली अभी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि 50 लाख तक की है तो हम उसे स्मॉल कंपनी मान सकते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल है। बट अगर कानून में चेंजेस किए गए तो वो 10 करोड़ तक की लिमिट तक ही चेंजेस कर सकते हैं, इससे ज्यादा में चेंजेस नहीं करेंगे। तो 70 लाख हो सकता है, 80 लाख हो सकता है, बट 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैक्स टू मैक्स 10 करोड़ तक का उन्होंने सेट किया हुआ पैरामीटर। तो ये पहली कंडीशन है कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है 50 लाख, ये जो करेंटली लिखा हुआ है कानून के अंदर कि 50 लाख तक का है, प्लस आपका क्या है, टर्नओवर। टर्नओवर आपका, जस्ट वेट, तो आपका टर्नओवर की बात की जाती है, तो आपका जो टर्नओवर है, आपकी जो सेल्स है वो कितनी जा रही है। टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो आपका, अब जस्ट सपोज आपका अगर 2022 टू 23 चल रहा है, तो आपका 2021 टू 22 की जो टर्नओवर होगी वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगर आपका करंट आपका ये चल रहा है ईयर, तो वो प्रीसीडिंग ईयर की बात कर रहा है, तो 2021 टू 2022। तो टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कितनी है, तो टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का भी हमने लिखा कि मैक्स अभी जा सकता है 2 करोड़ तक जा सकता है। ठीक है, तो 2 करोड़ तक जा सकता है, ये हमारे एक्ट में लिखा है कि मैक्स टू मैक्स 2 करोड़ तक जा सकता है। बट अगर चेंजेस किए गए इस कानून के अंदर तो मैक्स टू मैक्स इसमें कितने चेंजेस हो सकते हैं, तो मैक्स टू मैक्स इसके अंदर जो चेंजेस हो सकता है वो 100 करोड़ तक ही हो सकता है, 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा।
मैक्स टू मैक्स 100 करोड़ तक हो सकता है, 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा, नॉट मोर देन 100 करोड़। तो आप टर्नओवर 2 करोड़ रख सकते हैं, 7 करोड़ कर सकते हो, अगर कानून में चेंजेस हुए तो 9 करोड़ कर सकते हो, आप 50 करोड़ कर सकते हो, बट 100 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकते। पर करेंटली कानून के अंदर 2 करोड़ तक का रखा हुआ है, मैक्स लिखा हुआ है कि 2 करोड़ तक है। अब मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिखाया, तो इसका मतलब ये है कि पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर दोनों की कंडीशन चेक की जाएगी, तब हम देंगे स्टेटस की स्मॉल कंपनी है या फिर नहीं है। तो ये आपको ना लिमिट जो है ना याद रखनी है कि 50 लाख तक का आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, बट ज्यादा से ज्यादा वो 10 करोड़ तक ही जा सकता है अगर कानून में चेंजेस किए गए तो। टर्नओवर जो है आपकी जो सेल्स है वो आपकी अभी करेंटली 2 करोड़ है, और अगर चेंजेस किए गए तो वो 100 करोड़ तक जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं जा सकती है। आई होप आपको स्मॉल कंपनी का ये समझ में आ गया होगा। तो इसे हम इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ना वो आपका है एसोसिएट कंपनी का। अब एसोसिएट कंपनी क्या होती है? एसोसिएट कंपनी आपकी वो कंपनी है जो कि एसोसिएट कंपनी की बात करें तो सपोज आपकी एक है एबीसी लिमिटेड और एक है पीक्यूआर लिमिटेड। अब एबीसी लिमिटेड का पीक्यूआर लिमिटेड में ना शेयर होल्डिंग है, मतलब उसने उसके शेयर्स खरीदे हैं। कितने शेयर्स खरीदे हैं? एटलीस्ट उसका उसने खरीदे होंगे 20%। ठीक है, तो अगर उसने 20% तक, अगर उसने 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल का उसके पास एबीसी के पास होल्डिंग है पीक्यूआर लिमिटेड की। अब टोटल शेयर कैपिटल का मतलब क्या है कि पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो वैसे भी इक्विटी शेयर में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर ये होल्डिंग आपकी इस कंपनी के अंदर पीक्यूआर लिमिटेड के अंदर इतनी होल्डिंग है कि 20% तक है, तो हम ये कहते हैं कि सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस है एबीसी लिमिटेड का पीक्यूआर लिमिटेड में, एबीसी लिमिटेड का पीक्यूआर लिमिटेड में। बट ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सिर्फ 50% तक ही हो सकता है। देखो, अगर आप ये कहो कि एबीसी लिमिटेड ने पीक्यूआर लिमिटेड के मोर देन 51% होल्डिंग रख ली, मतलब मोर देन 51% जो है शेयर कैपिटल अपने पास होल्ड करके रख ली। अगर मोर देन 51% उसने अपने पास होल्ड करके रख ली तो ये तो एबीसी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन जाएगी, और जो ये पीक्यूआर लिमिटेड है वो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। पर इस केस में हमने क्या कहा कि एसोसिएट कंपनी होने के लिए 20% से 50% तक के रेंज में ही बस आना है। 20% से बस 50% तक की रेंज में ही आना है, तब जाके आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो मिनिमम कितना होना चाहिए? कम से कम तो 20% तो होना ही चाहिए, और मैक्स टू मैक्स आप 50% तक पहुंच सकते हो। बट अगर आप उससे ऊपर पहुंच गए तो वो तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन बन जाएगा। तो ये होता है आपका एसोसिएट कंपनी। तो कंपनीज एक्ट 2013 एसोसिएट कंपनी को भी लेकर आया कि एसोसिएट कंपनीज भी होती हैं, हम उनको भी कंसीडर करेंगे। अब आपके पास एक नेक्स्ट आता है 1% कंपनी। तो 1% कंपनी किस तरह की कंपनी होती है? जो आपकी 1% कंपनी है, जिसे हम ओपीसी कहते हैं शॉर्ट में, तो जो 1% कंपनी है, अब यार आप देख रहे हो कि 1% कंपनी है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि 1% एक ही बंदा है, 1% है। ओके, तो 1% है
और उसने कंपनी बना ली। मतलब बेसिकली हमें तो पता था कि कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की तो जरूरत होती है अगर प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोगों की जरूरत होती है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोगों की जरूरत होती है। ये कौन सी कंपनी आके उठ के आ गई? 1% कंपनी, जिसमें एक सिंगल बंदा कंपनी बना सकता है। एक सिंगल पर्सन कंपनी बना लेता है, और 1 सिंगल पर्सन कंपनी को स्टेब्लिश कर रहा है, जो कि प्राइवेट कंपनी को जितनी प्रिविलेज मिल रही है, जो प्राइवेट कंपनी को प्रिविलेजेस मिलती है, वही सब एंजॉय करता है ये ओपीसी। तो ओपीसी में क्या है कि एक बंदा होता है, एक बंदा है जो कंपनी चालू करता है, बट इसको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसे एक तो नॉमिनी का नाम देना होता है, 1 नॉमिनी बताना होता है। अब देखो, एक ही बंदा है, कंपनी चला रहा है, इसे अगर कुछ हो जाता है तो इसे किसी को तो नॉमिनी बनाना पड़ेगा ना, कि वो बाद में वो सारी चीजों का ध्यान रखिए, जो भी कंपनी की एक्टिविटीज हैं, उनके ऑपरेशंस हैं, वो सब चीजों के ऊपर ध्यान दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी बंद हो जाए जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर देखो एक ही बंदा होगा फिर तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, कि उसके बाद वो कंपनी, मतलब कि वो जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद हो जाएगी। बट हमने इसको कंपनी का नाम दिया, और कंपनी का फीचर होता है कि परपैचुअल सक्सेशन चलता रहता है। तो ये चलता तभी रह सकता है जब नॉमिनी अपॉइंट होगा। अब जो नॉमिनी है उसे अपॉइंट करना जरूरी है। अब ऐसे तो आप किसी को भी नहीं कह सकते ना कि मेरी कंपनी का तू नॉमिनी है, आप उसे ऑर्डर नहीं दे सकते। आप उससे पूछोगे कि वो आपका नॉमिनी बनना चाहता है या नहीं, और उसकी कंफर्मेशन के बाद ही उसका नाम एमओए के अंदर डाला जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर डाला जाएगा। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि एमओए जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, जिसमें उसे अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो अब कंफर्मेशन के लिए नॉमिनी का नाम आएगा इसके अंदर। ये जो आपका 1% कंपनी है, आप एक टाइम पर एक ही 1% कंपनी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मल्टीपल ओपीसीज बना दी, एक ही ईयर के अंदर आपने मल्टीपल ओपीसी बना दी, ऐसा आप नहीं कर सकते। एक टाइम पर एक ही बनेगी। ये आपका हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स भी समझ में अच्छे से आ गए हैं। अब नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ अ रजिस्टर्ड कंपनी। जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है, आपको पता है कि कंपनीज को रजिस्टर करना कंपल्सरी है। कंपनी को रजिस्टर करना जो होता है वो कंपल्सरी होता है, और जो भी रजिस्टर्ड कंपनी होती है, जो भी रजिस्टर्ड कंपनी होती है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, और वो जो रजिस्टर्ड कंपनी होती है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। अब देखो प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं होता, बट पब्लिक कंपनी के केस में ट्रांसफर करना पॉसिबल है। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है पॉसिबल है, तो ये वाली चीज सही है। परपैचुअल सक्सेशन होता है कि कंपनी में अगर कोई मेंबर जो है नहीं रहा या इंसॉल्वेंट हो गया तो कंपनी चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो जाएगी। तो परपैचुअल सक्सेशन है, कंपनी चलती रहेगी। लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब कि मतलब कि जो भी मेंबर होता है कंपनी का उसकी लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड। अब जैसे कि अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है, तो जितना उसकी फिर लाइबिलिटी, जो भी मेंबर होंगे उस कंपनी के, उनकी लाइबिलिटी कहाँ तक लिमिटेड होगी? लिमिटेड टू दी unpaid amount by the member। जस्ट सपोज कि अगर 10 रुपीज का शेयर प्राइस है और उसने 8 रुपए तक पे कर दिया है, मेंबर ने 8 रुपए तक पे कर दिया है, तो सिर्फ 2 रुपए हैं जो पे करने बाकी हैं। तो सिर्फ 2 रुपए जो पे करने बाकी हैं उतनी ही उसकी लाइबिलिटी है, उतना ही उसको अपनी जो भी उसकी लाइबिलिटी है उसको इतनी ही करनी है। तो ये आपका हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। तो यस, ट्रांसफरेबिलिटी भी है, परपैचुअल सक्सेशन भी है, और लिमिटेड लाइबिलिटी भी है, ऑल ऑफ द अबव।
बट आपको पता है ना कि कंपनी का ये फीचर जरूर है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है, पर इस लिमिटेड लाइबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि कंपनी कुछ भी करे और उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसा भी नहीं होता। तो आपको पता ही होगा जब कंपनी फ्रॉड करती है तो एक नाम आपने सुना होगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो अगर ऐसा हुआ कि कंपनी फ्रॉड कर रही है तो उस केस में ये जो उसे प्रोटेक्शन दिया गया है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कि कंपनीज की जो होती है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, कंपनी की मेंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है जस्ट बिकॉज कि कंपनी खुद ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो उस केस में ये सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हटा दिया जाता है। कंपनी एक्ट ये कहता है कि जो भी कंपनी काम करती है उसके लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है। पर अगर फ्रॉड होता है तो जो सेपरेट लीगल एंटिटी ये कहती है कि कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है, ये जो उसको टैग दिया गया है सेपरेट लीगल एंटिटी का, ये हटा दिया जाता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। और जितने भी मेंबर्स होते हैं कंपनी के, जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाती है उस केस में। तो ये आपका हो जाता है, ये एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का हो जाता है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने सोचा आपको बता देती हूँ, रिवाइज हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। क्या कंपनी के रजिस्ट्रेशन आपका मन है तो आप करोगे, आपका मन नहीं है तो आप नहीं करोगे, ऐसा कुछ है? नो। कंपनी की रजिस्ट्रेशन जो होती है वो कंपलसरी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कंपनी के लिए ही है या पब्लिक कंपनी के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी हो तो रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। आपको कोई प्रिविलेज नहीं दी जाएगी कि आप प्राइवेट कंपनी हो तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, या आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 2। और मैक्स कितने होते हैं? मैक्स होते हैं 200। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर है 2 और मैक्स है 200। तो अभी तो हमसे मिनिमम पूछा है तो ये ऑप्शन ए हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? तो पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम नंबर मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्स मेंबर्स कितने होते हैं? अनलिमिटेड, नो लिमिट, आप जितने मर्जी मेंबर्स उसमें रख सकते हैं। तो मिनिमम हो गए आपके 7। नेक्स्ट आते हैं MOA, जो कि होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी डिफाइंस इट। अब देखिए, जैसे कि एक कंट्री होती है और हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन होता है और कॉन्स्टिट्यूशन के ही पैरामीटर में सारी चीजें की जाती हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, राइट? वैसे ही कंपनी जो होती है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिसे वो कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सिंपल। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहता है उसको, जिसे कंपनी का चार्टर भी कहा जाता है। या फिर इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का ये काम डिसाइड किया जाता है कि क्या स्कोप होना है, मतलब कि क्या स्कोप होगा ऑफ इट्स ऑपरेशन, क्योंकि आप देखो तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या चीजें होती है? कंपनी का नाम होता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट होता है कि क्या वो काम करने वाला है, कंपनी की कैपिटल होती है। तो ये सारे क्लोजेस वगैरह जो होते हैं वो उसमें दिए जाते हैं। तो ये इवन उसका मतलब कि सिचुएशन क्लोज भी होता है। तो आपका जो प्लेस
क्लोज भी कह सकते हैं, तो आप वो भी डालते हो कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। तो ये सारी पॉइंट्स जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको दिया जाता है। तो क्या बता रहा है कि क्या उसका स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन है, कि काम वो क्या कर सकता है, तो कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट होगा। तो ये उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन बता रहा है कि कहाँ तक उसका दायरा है कि वो काम कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो अचानक से मशीन्स वगैरह बनाने लग गई। कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती थी, अब वो मशीन्स वगैरह अचानक से बनाने लग जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसे अपने पहले एमओए में चेंजेस करने होंगे, फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास एमओए को रजिस्टर करना, मतलब कि सबमिट करना होगा, तभी वो ये सारी चीजें कर सकती है। उसको फिर से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट वगैरह में जो भी चेंजेस करके जो मिलेंगे वो सब कुछ होगा, तभी वो अपना एक्टिविटीज को कर सकती है। ऐसे नहीं आप कर सकते कि एमओए में कुछ और लिखा और काम कुछ और कर रहे हो। तो ये होता है आपका MOA, जो कि है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक और नॉलेज की बात आप लोग याद रखिएगा, जस्ट फॉर नॉलेज, आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का नाम सुना होगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, हर स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है वो एक ही होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC। अब क्या होता है कि जैसे कि आप लोकल लेवल पे देखें तो जब भी किसी को कंपनी सेट करनी है तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसे सबमिट करने होते हैं ROC को, ठीक है। तो कंपनी किसी को अगर कंपनी सेट करनी है किसी ने, तो उसे अपने डॉक्यूमेंट देने होते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कंपनी को, तब जाके उस कंपनी का नाम आता है रजिस्टर ऑफ कंपनी में। हर स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होता है वो बस एक ही होता है, पर ऐसी 2 स्टेट्स हैं इंडिया में, एक्सेप्ट इन 2 स्टेट्स, जहां पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी मतलब एक ही नहीं है, वहां पे 2 आपने ROC देखी, तो मतलब ROC वहां पे 2 देखने को मिलेंगे। तो वो 2 स्टेट्स जो हैं वो आपकी है, एक तो है महाराष्ट्र और दूसरी है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र जो है आपकी वो स्टेट्स हैं। और आपको क्या करना है, बस एक बार पता करना है कि तमिलनाडु में ROC कौन सी 2 स्टेट्स में, और महाराष्ट्र में जो ROC है वो कौन सी स्टेट में। मैं महाराष्ट्र का बता देती हूँ। महाराष्ट्र का जो है, एक तो है बॉम्बे में और एक है पुणे में। तमिलनाडु का आपको पता करना है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या होता है कि कुछ कंपनीज जो होती हैं पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू पास की जाती हैं, मतलब इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, तो उस कंपनी को क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी कंपनी कहा जाता है। उन कंपनीज को क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी कंपनी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी के एग्जांपल के लिए जैसे कि LIC एक पर्टिकुलर LIC एक्ट के अंदर है, ठीक है। तो यूटीआई एक्ट के अंदर है। तो अगर पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कोई कंपनी फॉर्म हुई है तो उसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, ठीक है। स्टैट्यूटरी कंपनी कि मतलब अगर आपको अलग से कोई एक्ट दिख रहा है जो कि उसको स्पेशल एक्ट है, तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। बट अगर कोई कॉमन सी है तो वो सारी आपकी कंपनीज एक्ट में वैसे जनरली आ जाती हैं, तो वो पब्लिक प्राइवेट वगैरह वो अलग से है। तो अगर कोई स्पेशल एक्ट फॉर्म हुआ है, और आपको पता है एक्ट जो होता है पास कैसे किया जाता है, पार्लियामेंट में किया जाता है। पहले लोकसभा पास करेगी, फिर राज्यसभा पास करेगी, एंड देन प्रेसिडेंट जो है वो साइन करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाइल टू द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर कौन सी ऐसी चीज है जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास फाइल नहीं की जाती, जो डॉक्यूमेंट दिया नहीं जाता है। तो MOA तो देना ही देना है, राइट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो देना ही देना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देना ही देना है।
स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस क्या होता है कि कंपनी के जो भी मतलब उस टाइम पर जो भी ये सारी एक्टिविटीज को जो देख रहा होगा, स्टार्टिंग जैसे कंपनी की होती है तो उस टाइम पे तो कंपनी बनी नहीं है, तो सारी जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्टिविटीज होती हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्टिविटीज जो भी होती हैं वो जो हैंडल कर रहा है, प्रमोटर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रमोटर हैंडल कर रहा है जितनी भी प्री इनकॉर्पोरेशन एक्टिविटीज, तो अगर आपसे क्वेश्चन भी ये पूछा जाए कि प्रमोटर कौन होता है, तो प्रमोटर वो होता है जो सारी एक्टिविटीज पहले देखो इनकॉर्पोरेशन अभी तक हुआ नहीं है, कंपनी का जन्म अभी तक हुआ नहीं है, रजिस्ट्रेशन अभी तक हुई नहीं है, तो उससे पहले का जो भी काम किया जाता है, वो जो भी काम कर रहा है उसका नाम दे दिया गया प्रमोटर का। तो वो जो प्रमोटर है वो सारी ये एक्टिविटीज करता है, और उस टाइम पे लीगल रिक्वायरमेंट्स भी सारी पूरी की जाती है। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स भी जो पूरी की जा रही हैं, तो सीए से सर्टिफिकेशन लेना पड़ रहा है, सीएमए से लेना पड़ रहा है, तो ये सारे क्या करते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं। एडवोकेट वगैरह, प्रैक्टिसिंग सीए, प्रैक्टिसिंग सीएमए, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ये जो है डिक्लेरेशन देते हैं कि कंपनी जो है सारे लॉज को, सारे कानून को अच्छे से फॉलो कर रही है और कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो वो ये डिक्लेरेशन दे रही है। नेक्स्ट आता है, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो देना होता है, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस नहीं देना होता है उस टाइम पर, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर ये प्रोस्पेक्टस नहीं देना होता, तो ये आपका डी आंसर हो गया, जो नहीं देना होता। देन आता है आपका क्वेश्चन, मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल क्या होती है? कुछ नहीं होती है, नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। मिनिमम पेड अप कैपिटल आपकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी बिलोंग्स टू, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी, अब देखो कंपनी जो है वो तो भाई सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे ही इसे सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, वो बन जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। और अगर सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई है तो इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी अब कैन सू एंड कैन, अब ये क्या होता है, कैन सू एंड सूड बाय अदर्स, मतलब कि उसके ऊपर केस हो सकता है, वो किसी के ऊपर केस कर सकती है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट। तो कंपनी की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी की बिल्डिंग कंपनी की है, मेंबर्स की नहीं है, शेयर होल्डर्स की नहीं है, वो कंपनी की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, कंपनी। Which of the following cannot be a member of a company? Cannot be a member, कौन से है जो मेंबर नहीं हो सकता? तो सब्सक्राइबर ऑफ एमओए, देखो जो सब्सक्राइबर ऑफ एमओए है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है तो आपको पता है ना एमओए का डॉक्यूमेंट भी देना होता है। तो इनिशियली अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई नहीं है, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, पर आपको जो है कुछ लोगों से मतलब कि मतलब बात करोगे और उनको कहोगे कि आपकी कंपनी के शेयर्स वगैरह वो लें, तो मतलब कि वो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो फर्स्ट जो भी सब्सक्राइबर्स होते हैं, फर्स्ट मेंबर्स होते हैं, तो वो सब्सक्राइबर ऑफ एमओए है, तो वो भी तो आपकी कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। देखो इन्होंने अभी ना पैसे दिए नहीं है, पैसे वो बाद में देंगे जब इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, बट आपने उनसे कंफर्मेशन ले लिया कि वो आपकी कंपनी के फर्स्ट मेंबर बनने के लिए तैयार हैं या नहीं। होल्डर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के फाइनली जब उन्होंने जो होल्डर्स हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स वगैरह जो खरीदेंगे वो भी मेंबर हो जाते हैं, यस। फिर है एवरी पर्सन हुज नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। अब क्या होता है, कंपनी जो होती है ना, कंपनी क्या करती है, एक रजिस्टर मेंटेन करती है। हर शेयर होल्डर को थोड़ी ना याद रखेगी कि इसने मेरा शेयर लिया, इसने लिया, तो वो क्या करती है, एक रजिस्टर मेंटेन करती है, और उस रजिस्टर का नाम हो गया रजिस्टर ऑफ मेंबर। उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका भी नाम लिखा है वो सभी उस कंपनी के मेंबर हैं, राइट। तो एवरी पर्सन whose name is entered in the register of member are member of the company.
तो ये तीनों तो भाई मेंबर होते हैं, बट इंसॉल्वेंट पर्सन क्या वो मेंबर होता है? तो आपको तो पता ही है, जब शेयर्स जो होते हैं नहीं दिए जा रहे होते हैं, मतलब पेमेंट नहीं मिल रही होती है, तो कंपनी क्या करती है, फॉरफिट कर लेती है। तो फॉरफिट कर लेती है तो उनका तो नाम रजिस्टर से रिमूव हो जाता है। तो इंसॉल्वेंट मेंबर्स जो होते हैं वो मेंबर नहीं हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ जानने को मिला हो और आप लोगों का अच्छा रिविजन हो गया हो। जल्दी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।